बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ और उसमें बड़ी अहम बातें की गई, बड़े अहम ब्रीफिंग्स हुई और जो खित्ते की सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ साथ आज जो है इस फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे मसला फ़लस्तीन पर बात हुई, जहाँ पर मसला कश्मीर पे बात हुई, जहाँ पर खित्ते की सूरत हाल और कौमी सलामती के अमूर पर बात हुई, वहाँ पर आज सानिया 9 मई की भी बात की गई। और इस कॉन्फ्रेंस के शुरका का ये कहना था कि सानिया 9 मई के जो किरदार हैं उन्हें जो है वो सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासर के हाथों यरगमाल रहेगा, ये कहना था फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का। और फिर बात हुई डिजिटल टेररिज्म की। डिजिटल टेररिज्म क्या है? दहशतगर्दी जो है कि ये एक नई टर्म जो है वो ईजाद हुई है जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है। आप सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म का मवाद फेंक दें, किसी भी किस्म का जो है वो इल्ज़ाम लगा दें, तो ये भी एक दहशतगर्दी से चीज़ कम नहीं है। इसकी भी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। इस पर बात करने जा रहे हैं और फिर हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से शेख मुजीबुर रहमान से मुतल्लिक एक वीडियो जो है वो अपलोड होती है, उस पर तूफ़ान मच जाता है कि पता नहीं क्या हो गया। तो ये जो एक्स है ये तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन का कौन इस्तेमाल कर रहा है, कैसे ये वीडियो अपलोड हुई और इसके पीछे कौन है? क्या उन्होंने ख़ुद वीडियो जो है वो ट्वीट किया या उनके कहने पर किसी और ने किया? इसकी तहकीकात का फैसला हुआ है और ज़राए बता रहे हैं कि FIA इस पर तहकीकात करने जा रहा है और इसमें गौहर अली खान समेत, उमर अयूब समेत बाकी लोगों से भी जो है वो बातचीत की जाएगी कि किस तरह जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो कि अडयाला जेल में हैं, उनके कभी तो उनका आर्टिकल छप जाता है, वो कहते हैं कि मैंने नहीं लिखा, फिर कभी जो है उनकी ट्वीट सामने आती हैं तो वो कहते हैं मैंने नहीं की। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और फिर हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को सानिया 9 मई के 2 मुकदमात में आज बरी कर दिया गया है। फिर बात होगी पंजाब में पंजाब के वज़ीर तालीम से भी और उनसे पूछेंगे कि पंजाब में तालीम की क्या सूरत हाल है और पंजाब की जो तरक्की के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या जो प्लान किए जा रहे हैं उसके मुतल्लिक अवाम की क्या राय है और हुकूमत क्या करने जा रही है। हमारे साथ आज मौजूद होंगे हमारे मेहमान दाना सिकंदर हया साहब हैं, वज़ीर तालीम पंजाब हैं, उनसे बात करेंगे। मुस्लिम नूर से चल के इनका राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फिर हम बात करेंगे नदीम कुरैशी साहब से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। नदीम भाई आपका बड़ा शुक्रिया वक्त देने का। फिर हम बात करने जा रहे हैं सहर कमरान साहबा से, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। मैडम आपका शुक्रिया वक्त देने का। मैडम मैं आपसे बात करूंगा, सबसे पहले आपके पास आता हूं। आज आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होता है और जहां पर बाकी बड़े अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, वहां पर एक जो सानिया 9 मई है उस पर आज बात की गई कि कब तक जो है मुल्क ऐसे साजिशी नासर के हाथों यरगमाल बनता रहेगा और कब तक ऐसे लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी जो इसमें मुलव्वस हैं। ज़ाहिर बात है 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया किसी को जो है वो सज़ा जदा नहीं हुई, आल्दो मामला सुप्रीम कोर्ट में है और मिलिट्री कोर्ट्स को काम से रोका हुआ है एक स्टे ऑर्डर के ज़रिए, लेकिन आज भी इस पर बात हुई कि जब तक इस ऐसे किरदारों को सज़ा नहीं मिलेगी, ये भी तो डिजिटल टेररिज्म है ना कि आप सोशल मीडिया पर बैठ के जो है वो एक मैसेज करें और जलाओ गिराव शुरू हो जाए। जी बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि कोई किसी किस्म की भी दहशतगर्दी हो, यानी चाहे वो डिजिटल टेररिज्म हो, चाहे वो फिज़िकल टेररिज्म हो, चाहे वो इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो, इश्तियाल अंगेज़ी हो, इंतशार हो, कोई भी ऐसा अमल जिससे पाकिस्तान के हमारे मुल्क के मफादात को नुकसान पहुँचता है, मुल्क के अंदर जो है वो जलाओ घिराव होता है, इश्तियाल अंगेज़ी होती है, नफ़रत फैलती है, तो मैं कहूँगी कि फिर मैं तो इस सानहे को जो APS का वाला जो सानहा था ना उससे कम नहीं समझती। जो नेशनल एक्शन प्लान था उसमें इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म एक कंसेंसस आया था कि जी इंतहा पसंदी को जड़ से निकाल के ख़त्म करना है। तो ये जो एक इंतहा पसंदी है कि जिसको लेके लोगों को जो है उकसाया गया, प्रोवोक किया गया और इस नहज पे लेकर आ गए कि लोगों ने शोहदा की यादगारें
चला दी, उन्होंने अस्करी इदारों पे हमला किया, उन्होंने रेडियो पाकिस्तान पे हमला किया, उन्होंने पाकिस्तान की असास, पाकिस्तान के वक़ार पे हमला किया। और मैं समझती हूँ कि जिस किस्म की एक इश्तियाल अंगेज़ी नज़र आई उसमें, या आप किसी दहशतगर्द कार्रवाई में या किसी दुश्मन की कार्रवाई में कैसे फ़र्क समझेंगे। तो मैं समझती हूँ कि अगर आज इसके ऊपर कोई फ़ैसला ना हुआ तो फिर ये कल को एक रिवायत बन जाएगी। अगर कैपिटल हिल पे जो लोग हमलावर हुए थे, जो हंगामा अंगेज़ी की, उन्होंने सैकड़ों लोगों को सजा भी दे दी। हमारे यहाँ गिरफ्तार भी हैं, सजाएं नहीं हैं। देखिए, बात यह है कि आपको हमें एक डेटरेंस क्रिएट करनी होगी। हमारा रेड लाइन सिर्फ पाकिस्तान है, ऐसा ही है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है, हमारा घर है, हमारा तहफ़्फ़ुज़ है, हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो बात यह है कि अपने मुल्क के ऊपर अगर कोई हमला करे तो मैं समझती हूँ कि हर पाकिस्तानी की जो है वो जज्बा भी जागना चाहिए और पाकिस्तानियत भी जागनी चाहिए। और इस पर तो कि कोई हमारे घर पर हमला करे तो उसको कैसे नजरअंदाज करें। तो मैं समझती हूँ बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये कंसर्न है। हमारे इदारों को भी ये देखना चाहिए, जो लॉ इन्फोर्समेंट के हैं, हमारे जो है जो अदलिया है उसको भी देखना चाहिए कि क्या वजह है, कहाँ हमारे अदालती निज़ाम में और हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के उसमें वो कमज़ोरियाँ हैं कि हम किसी मुजरिम को सज़ा भी नहीं दे पाते। और देखिए, सियासी आप इसके ऊपर नहीं कवर चढ़ा सकते। सियासत एक तरफ, सियासतदान जो है वो सियासत ज़रूर करता है, वो बात ज़रूर करेगा, लेकिन वो इस किस्म के हमले और इश्तियाल अंगेज़ी नहीं करेगा। और ये कोई पहला वाक़या नहीं था। इससे पहले हमने देखा कि 2 सूबों की पुलिस को आपस में आपने झगड़वा दिया, पेट्रोल बम फेंके गए, इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट जला दी गई। तो बात ये है कि कोई एक वाक़या नहीं है, इसको आइसोलेट करके भी ना देखें। मैं समझती हूँ इसको मंतकी इंजाम तक पहुँचना चाहिए। और अगर आज इसका कोई फैसला नहीं हुआ तो कल आप किस बुनियाद पर किसी को रोकेंगे? कल कोई भी आएगा, हमला कर देगा। चलें, पीटीआई से नदीम कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, मुझे बताइएगा कि आज तो फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी ये बात हुई कि उन किरदारों को, उन मुजरिमों को जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए जो इस साने में मुलव्वस से। तो क्या कहते हैं कि एक तो डिजिटल टेररिज्म पे बात करें ज़रा कि एक सोशल मीडिया पे आप जिसकी मर्ज़ी जो है वो कोई भी हो, चाहे जो है वो तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ हो, पीपल पार्टी से हो, नून लीग से हो, आप किसी के मुतल्लिक़ जो है वो कोई फेक न्यूज़ फैला दें, कोई नोटिफिकेशन फैला दें, किसी का सर लगा दें और धड़ और हो, धड़ लगा दें सर और हो। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपकी जब ज़ातियात पर चीज़ें आती हैं तो फिर ये भी एक किस्म की दहशतगर्दी है जिसे डिजिटल टेररिज्म कहा जा रहा है। तो इसके खात्मे के लिए क्या सियासी जमातों को या इदारों को मिल बैठ के नहीं सोचना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद भाई, बिल्कुल आपने ठीक कहा। किसी भी नौयत की किसी शख्स की हद तक करना, बगैर तस्दीक किए किसी न्यूज़ को वायरल करना, किसी इदारे का, किसी शख्स का, किसी अहम पोस्ट पर बैठे हुए किसी जिम्मेदार का मजाक उड़ाना, उसकी तस्दीक करना कतई काबिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। मैं तो कभी भी ना इस बात के हक में रहा हूँ। हर शख्स की एक इज्जत होती है, और बिलखुसूस वो लोग जो मुल्की मामलात में जिम्मेदारियां रखते हैं। पाकिस्तान के बड़े मुख्तलिफ से जोग्राफिकल और इंटरनेशनल हालात हैं। हमें तो मिन हैसुल कौम इस तरह से बिहेव करना चाहिए कि लोगों को पता चले कि हम एक कौम है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक खास माइंड सेट है जो अपने मुखालफीन को, और ये पॉलिटिकल लोग, मैं बिल्कुल सियासी बात करूंगा, मुझे मैं सियासी वर्कर हूँ और मैं सियासत से बाहर नहीं जाऊंगा। मैंने देखा कि सियासतदान जब इक़्तिदार में होता है उसका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, वही सियासतदान जब अपोजिशन में होता है तो उसका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मैं समझता हूँ किसी भी शख्स को, साथ कामरान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, किसी भी शख्स को ये हक नहीं है कि वो किसी शख्स की इज्जत नफ्स को मजरूह करे, उसकी चादर चार दीवारी की बेहुरमती करे, उसको नुकसान पहुंचाए, बजाय ये कि इदारों के हवाले से। लेकिन हर चीज को अखलाक, शरीयत, कानून, निज़ाम कुदरत ये राइट देता है कि चीजों को सही तरह से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अगर जावेद बलोच साहब कोई ज्यादती नहीं करते और नदीम कुरैशी से कोई ज्यादती सरजद होती है तो जुर्म मेरे सर होना चाहिए, ना कि जावेद बलोच साहब किसी भी वजह से उसका हिस्सा बने। मैं गुजारिश करूं बलोच साहब, बतौर मुल्क जितनी जिम्मेदारी हम पर अब है शायद पहले कभी नहीं थी, क्योंकि ये डिजिटल दौर है। आपने दो चीजों को बिल्कुल साथ अटैच किया। अब चीजों का
वायरल होना इतना इजी हो गया है कि बहुत सारी चीजें बगैर तस्दीक किए मार्केट में मूव कर रही होती है। तो अब जो हमारे मतलब जो थिंक टैंक्स हैं वो बिल्कुल मुहिब वतन है, वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, अल्लाह ने उनको जिम्मेदारियां दी हुई है। अब उनका भी ये हक बनता है कि वो कुशादा दिली से चीजों को बिल्कुल मुतवाज़िन होकर देखें और एतदाल से चीजों को इन्वेस्टिगेट करें। जहां कोई उनकी पसंदीदा शख्सियत नहीं भी है, जहां तो किसी शख्स के नजरिए से 9 मई के किरदारों को सजा नहीं मिलनी चाहिए सर, आप क्या समझते हैं? सर 9 मई क्या, हर उस किरदार को सजा मिलनी चाहिए जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, इस मुल्क के इमेज को नुकसान पहुंचाया, इसके असासों को नुकसान पहुंचाया। और 76 साल से ये जो सर्कस लगी हुई है, अगर सजा ही मिलनी है तो हर उस शख्स को मिलनी चाहिए जिसने किसी भी तरह मैं राणा साहब की तरफ आना चाह रहा हूँ। चाहूंगा जी प्लीज। जी राणा साहब मुझे बताइएगा सर, एक तो सानिया 9 मई के मुतालिक आज जो है वो बात हुई, उस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है लेकिन किसी को जो है अभी तक सज़ा नहीं हुई। अल्दो जिन लोगों को बरी होना था वो तो बरी हो गए, वो अपने घरों को चले गए, लेकिन जो जलाओ घराव हुआ, जो फौजी तनसीबात पर हमले हुए और जिस तरह का जो है वो जलाओ घराव देखा हमने, इस तरह पहले कभी नहीं देखा। तो क्या इन किरदारों को जो है वो कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचना चाहिए? शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। जी मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए सर 2 कंपोनेंट्स हैं ऐसे जिन पे मैं ज़रूरी तौर पे बात करना चाहूँगा। नंबर 1 देखें कि हर उस मुल्क के अंदर, जैसे अभी सैयद साहिबा ने कहा कि कैपिटल हिल की एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, हमारे सामने और सारे उन मुल्कों की मिसालें भी हैं इस हवाले से। जिस तरह आपने डिजिटल टेररिज्म की बात की, तो हमने जब तरक्की की मिसालें देनी होती हैं तो हम चाइनीज़ की देते हैं, जब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की मिसालें देनी होती हैं तो हम अमेरिका की देते हैं। तो काश फिर हम अपने जो लॉ है उसमें भी मिसालें उस तरह की दें कि क्या चाइना के अंदर डिफेमेशन हो सकती है, क्या चाइना के अंदर आप इस तरह किसी इंस्टीट्यूशन पे दौड़ सकते हैं, अगर आपने कैपिटल हिल में ये किया तो क्या उसकी आपको सजा नहीं मिली। और मैं ये समझता हूं कि प्रोसिक्यूशन एक ऐसा एलिमेंट है, देखें आपके इदारों में फ्रस्ट्रेशन आप खुद ही पैदा कर रहे हैं। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज नहीं करना चाहता, बिकॉज मैं किस सिस्टम से आया हूं जहां मैंने छोटे होते से देखा मियां नवाज शरीफ साहब से बहुत ज्यादतियां होती देखी। बट कमिंग टू द पॉइंट हियर कि हमें एज ए नेशन ये सोचना है, देखें चंद दिन पहले आपने एक ऑपरेशन देखा होगा हमने बूटी माफिया के खिलाफ किया और हमने मौके पे हजारों बच्चों की मौजूदगी में, हजारों बच्चों की गवाही में रिकवरीज की, वो सेंटर पकड़े, क्या हुआ 2 दिन बाद उनकी जमानतें होगी। तो हमें ये सोचना है कि क्या हमारा जो जुडिशल सिस्टम है और जो हमारी प्रोसिक्यूशन है, अगर वो अपने फराइज अंजाम नहीं दे रही तो जो मुद्दई है इस केस में, क्योंकि पाकिस्तान की अफवाज मुद्दई हैं, तो उनके बारे में भी सोचें। अगर आप उन्हें फ्रस्ट्रेट करेंगे, अगर आप उनके मुजरिम नहीं पकड़ेंगे, आपकी बजाय है कि ये आर्गुमेंट बड़ी वैलिड है कि फौजी अदालतें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और राणा साहब देखें ना, राणा साहब देखें कि हाउस जो है वो किसका है सर, मियां वाली एयरबेस किसका है सर, GHQ किसका है सर, पेशावर किला बाला एसार किसका है सर, रेडियो पाकिस्तान किसका है, ये तो कौम का है ना सर। सर मुझे तो वो किताबें याद आती हैं कि 1965 की जंग में जिन्होंने हमें बचाया, आप हमारे उन जहाजों को जला रहे हैं, आप कायदे आजम के घर को जला रहे हैं, और फिर उससे बड़ी बात यह है कि आप शर्मिंदा नहीं है उस पर, बट मैं सेन वॉइसेस हैं यहाँ पे नुमान भाई जैसी। देखें इसमें आपको डिफरेंशिएट ये करना है कि जो मुजरिम है उन्हें सजाएं दी जाएं, उस पर हम यक जुबान होके सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने इंस्टीट्यूट के साथ स्टैंड करें, और अगर कोई बेगुनाह है उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। बट ये सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम एक सिस्टम है, आपकी आर्म्ड फोर्सेस दूसरा सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टीज एक सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी एक सिस्टम है, अवाम एक इसके स्टेक होल्डर। चलें तो सारे मिल बैठ के एक ऐसी पॉलिसी बनाएं कि क्यों सजाएं नहीं हो रही, और जहां पे खामियां हैं उसे दूर करें मिलके, ताकि उन्हें सजाएं करार बाकी मिल सकें। सर मुझे ब्रेक लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद इस पर बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नदीम भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ। सर मुझे बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन बैठे होते हैं अडयाला जेल में,
और उनके नाम से जो है वो कभी तो वीडियो अपलोड होती हैं शेख मुजीबुर रहमान से मुतल्लिक, और कभी जो है वो ट्वीट और कभी उनके आर्टिकल छप रहे होते हैं। तो ये कौन छाप रहा है सर, कौन वीडियो अपलोड कर रहा है कि वो तो खुद तो मौजूद नहीं है यहाँ पे? तो क्या ऐसे पॉसिबल है कि एक बंदा खुद जेल में हो और उसके नाम से मंसूब जो है वो चीज़ें चल रही हों? देखिए बलोच साहब, ये तो अब साहिब इख्तियार और साहिब इख्तियार लोगों का हक बनता है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करें, वो इसको देखें। कैद में एक शख्स तो दूसरे लोगों के रहमो करम पर होता है, और इमरान खान साहब की जो कैद है वो दीगर सियासी लोगों की तरह से नहीं है। अगले स्टेटमेंट आई बिल्कुल डिफरेंट है सर। गुजारिश करता हूं जी आप सर अगर मेरी बात मुकम्मल होने देंगे तो मैं सिर्फ गुजारिश करूंगा। फर्क बता रहा हूं ना कि जो आम कैदी हैं उन्हें कुछ और ट्रीट किया जाता है और इन्हें कुछ और ट्रीट किया जाता है। कोई ये सर रिपोर्ट है कि महाना 12 से 13 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं उन पर। बलोच साहब मैं गुजारिश करता हूँ, आम कैदी की बात नहीं है, वो पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म रहे हैं, पाकिस्तान के पार्टी के सरबराह हैं ना सर, इस मुल्क के शहरी हैं ना। तो पाकिस्तान के आइन और कानून ने जो उनको राइट दिया है, जो उनको प्रिविलेज दिया है, वो उनको मिलनी चाहिए। वो आप राइट है उनका, कमरे राइट है उनका, मशीन राइट है उनकी सर। ठीक है जी सर प्लीज। देखिए मैं आपको गुजारिश करता हूँ, आपकी किसी शख्स से नापसंदीदगी का मतलब ये नहीं है कि उसको जीने का हक उससे छीन लिया जाए। आपने जिस कदर सियासी जराइम और जाती हमले और अखलाक से गिरी हुई कंपेन बेनजीर भुट्टो साहब के बाद अगर किसी शख्स के खिलाफ हुई है तो वो इमरान खान है। हमें ये बात माननी चाहिए, जब तक हम दूसरे इंसान को अपनी तरह का राइट नहीं देंगे, उसके एहसासात का, उसके जज्बात का ख्याल नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ वैसे नदीम भाई थोड़ा सा फर्क देखते हैं ना कि क्या नवाज शरीफ को ये सहूलियात थी? मेरा किसी जो है वो एक न्यूट्रल मेरा सवाल है बड़ा कि आपने बात की तो मेरा सवाल आ गया कि क्या मरियम नवाज को भी ये सहूलियात थी? उनके कमरे में एसी था, उनके पास ये सहूलियात थी कि वो चहलकदमी करें, मशीन रखें और ये रखें? क्या आपके लीडर ये नहीं फरमाते थे कि मुझे वीडियो बना के जरा देखें, बताएं कि उनका क्या हाल है? नवाज शरीफ साहब एसी छीन लेंगे के दौरान 250 सुन लेना, मेरी बात तो सुन लेना। आप जी प्लीज सर। शिद्दत जज्बात पर जरा कमी पाएंगे तो मैं गुजारिश करूंगा। नवाज शरीफ साहब की 2800 मुलाकातें रजिस्टर्ड है, 2800 मीटिंग्स उन्होंने जेल पे बतौर कैदी की लोगों से। वैसे यहाँ पे फिर बात आ जाती है ना नदीम भाई, फिर बात आ जाती है कि 2800 मुलाकातें, चले मान लीजिए 2800 मुलाकातें, लेकिन अपनी मुलाकातों का जरा रिकॉर्ड चेक करें, ये अभी सैकड़ों हो गई हैं, सैकड़ों हजारों हो गई मुलाकातें। बलोच साहब जितनी इस सिस्टम ने प्रिविलेज, जितनी सपोर्ट और जितने फवायद नवाज शरीफ साहब को दिया पाकिस्तान की तारीख में किसी को नहीं दिए। ये नवाज शरीफ ही साहब थे जो जेल से बतौर कैदी गए थे, सजा याफ्ता थे। मैं उनका जाती तौर पर एहतराम करता हूँ, सियासी इख्तिलाफ हो सकता है लेकिन मैं कभी किसी की तस्दीक नहीं पसंद करता। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ है इस बात की कि नवाज शरीफ साहब जैसा शख्स जो 3 बार वजीर आज़म रहा हो पाकिस्तान का, जो कानून और आइन की बालादस्ती के नारे लगाता हो, वोट को इज्जत देना उसका स्लोगन हो, और हमेशा उन्होंने फरमाया हो कि जी मैं नजरियाती हो गया हूँ, वो जेल से बतौर कैदी बैरून मुल्क जाते हैं इलाज के लिए, इलाज बिल्कुल नहीं करवाते, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भरपूर हिस्सा लेते हैं, एक पूरी साजिश के सरबराह बनकर एक हुकूमत को गिराते हैं, वोट की तस्दीक करते हैं, आइन कानून को का मजाक उससे ज्यादा उड़ाते हैं जब एयरपोर्ट पर उनकी बायोमेट्रिक होती है और वो बगैर जेल गए हुजूर को सारे जमानतें मिल जाती है। गवर्नमेंट को ले लेते हैं, गवर्नमेंट को पूछ लेते हैं। राणा साहब, गवर्नमेंट ने क्या कहता है? राणा सिकंदर आजाद साहब, आप बता दें सर कि मुझे थोड़ा सा फर्क बता दें सर कैदियों में, कि जो आम एक बेचारा कैदी जिसकी ना मुलाकात होती है, जिसको ना खाना मिलता है, ना जिसको कोई और सहूलत मिलती है, वो कहाँ पे है? नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, वो उनको क्या सहूलियात थी? आप तो खुद पंजाब गवर्नमेंट में हैं सर, और मोहतरम खान साहब को जो है वो सहूलियात क्या हैं? सर मैं पहले तो नदीम भाई की जो है नुमान भाई की इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि देखें, आप जब इक़्तिदार में हो तो आप ये मत भूलें कि ये कुर्सी है और बार कैफ बार इलेक्शन में नई कुर्सी हर किसी को मिलती है। बट मैं इनकी याददाश्त के लिए कुछ चीज़ें याद कराना चाहता हूँ। मैंने ये याद कराना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा मियाँ नवाज शरीफ साहब 3 बार इस मुल्क के वजीर आज़म बने, तो क्या ये बताना पसंद करेंगे
कि जब वो तीसरी दफा वजीर आजम बने तो साजिशें किसने शुरू की? क्या ये बताना शुरू करेंगे कि जावेद हाशमी साहब ने जिन जजेस का जिक्र किया उन्हें ये कंडेम करते हैं कि नहीं करते? क्या ये बताना पसंद करेंगे कि जब उनकी बेगम, जिन्होंने खुद आज ये कह रहे हैं कि हमें बड़ी जदोजहद करनी पड़ रही है, जिन्होंने जो अलामत थी डिक्टेटरशिप के खिलाफ जदोजहद की, जब वो एक माँ है ना, बीमार पड़ी तो इन्होंने कहा कि ये ड्रामा रचा रहे हैं। ये कहते हैं नवाज शरीफ को बाहर इलाज के लिए भेजा, किसने इजाजत दी थी? कौन गवर्नमेंट में था? कौन उस टाइम ईवान के अंदर बैठा हुआ हमें इजाजतें दे रहा था कि आप जाके इलाज कराएं? फिर आप ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब को आपने हर दफा यहां से इक्तदार से आउट करने की कोशिश की। आपने साकिब निसार से वो जो फैसले कराए, आप भूल गए हैं कि आपने कहा था कि ये सारी जिंदगी मौजूद है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के सदर हैं आप साथ। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं। ये भी बताएं शुजा पाशा के साथ मिलकर किसने साजिश की? ये बताएं ताहिर अल कादरी को कौन कनाडा से लेके आया? ये बताएं तहरीक लब्बैक के जिन्होंने कत्ल की अपनी गवर्नमेंट में, उन्हें लेके इस्लामाबाद में धरने किसने कराए? ये भी बताना पसंद करेंगे इस मुल्क को कि तब राना सनाउल्लाह पे जब FIRs दे रही थी, तब तो शरियार अफरीदी बैठ के अफसरान के साथ वर्दी में सामने कहते थे कि ये राना सनाउल्लाह क्या वो मंशियात फरोश था? क्या ये बताएंगे? शायद राना साहब मुझे बताइए, ये बताना पसंद करेंगे हमजा शहबाज ने क्यों जेल काटी? ये पूछेंगे मरियम नवाज के कमरा क्यों तोड़ा गया? क्या वो इस कौम की बेटी नहीं है? और फिर उनकी वालिदा के बारे में दोबारा ये नदीम भाई कि बड़ा मुश्किल है सर अपनी माँ को अस्पताल में बिस्तर मर्द पे छोड़ के आके कैंपेन करना, जब माँ ही नहीं रही आज उसकी बेटी। मैं राना साहब गिला कर रही है कि सिर्फ आप लोग ही बोल रहे हैं, मुझे भी बोलने थे। बात ये कि मुझे भी सवाल पूछना है, मुझे भी सवाल पूछना है कि आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुमलिकत थे, ठीक है, आपने कहा कि जी इनको गिरफ्तार करना है, उनको ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी, उनको अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया, हम अडियाला जाके घंटों खड़े होके वापस आ जाते थे, इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं दिया, मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो क्या वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था कि एक डायबिटीज के पेशेंट को आप जो है इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर ना दे और वो उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाए तो फिर आप उन्हें मजबूर करके हॉस्पिटल में शिफ्ट करें और उनके बच्चों को मिलने ना दें? फरियाल तालपुर साहिबा को आप ईद की रात गिरफ्तार करें और जेल मुंतकिल करें, सिर्फ किस वक्त? जेल मैनुअल की वायलेशन में रात के 12 बजे अस्पताल से जबरदस्ती। ये क्या इंतकामी कार्रवाई नहीं थी? तैयबा गुल को होस्टेज बना के रखे वजीर आजम हाउस में और झूठे केस बनवाए नैब से। तो बात यह है कि ये तो इन सब बातों का कोई जवाब तो देना होगा। हम नहीं चाहते कि भाई आपके ऊपर कोई मुकदमा बने, लेकिन जो आपने जिस तरीके से कौम में इश्तियाल अंगेजी करवाई, जिस तरह से लोगों को प्रोवोक किया, इस और क्या कहेंगे डिजिटल टेररिज्म को? यानी आज आप बताएं कि किस तरह से एक मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही है, डिजिटल नहीं फिजिकल भी। ये जो 100 बसों के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ इश्तिहारात चले बैरून मुल्क, वो क्या हादसाती थे? उनकी फंडिंग कौन कर रहा था? ये जो एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलती है, कभी वॉशिंगटन पोस्ट में कोई जो है वो आर्टिकल छप जाता है, कभी कोई इंटरव्यू कोई ले लेता है, तो भाई ये कैसे हो रही है? कौन इतनी मुनज़्ज़म कैंपेन, इतनी फंडिंग, इतना पेड, ये जो मवाद आ रहा है पेड कंटेंट, ये कैसे आ रहा है? और फिर ये बोले कि जी वो जेल में भाई एक्सरसाइज मशीन से लेके हर सहूलत, उन्हें तो ये कहा जाता है कि जी ये इस वकील से मिलना है, वकील के साथ उसके माविन भी जाके मिले, आज ये भी मिले, आज वो भी मिले। रोजाना हर शख्स आता है असेंबली में बताता है आज मैं मिल के आया हूँ, मुझे ये हिदायत मिली है। तो बात ये है कि मकसद सिर्फ ये है, ये ऐसे नहीं लगते ट्विटर पे चीजें, इन सब का मकसद ये वैसे ही जैसे कहते थे IMF को खत लिख रहे हैं, अच्छा नहीं लिखा आपने, उसको इतना जो है एडवर्टाइज कर दिया कि जो डैमेज आप करना चाहते थे वो कर लिया। आपने एक ट्वीट कर दी, उससे जो डैमेज होना था हो गया, लोगों के अंदर आपने नफरत फैलानी थी फैला दी। अब आप कहते नहीं वो तो हादसाती तौर पे, तो भाई फिर बंद कर देना चाहिए। फिर इस ऐसे शख्स को जो जेल में है, जिसका कंट्रोल नहीं है, जिसको पता नहीं है कौन ऑपरेट कर रहा है, फिर तो मैं समझती हूँ उसको ब्लैकलिस्ट करके बंद कर देना चाहिए। यानी हम क्यों, हमारे क्यों ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हो? ये तो उसका ब्लॉक हो जो कि उसको एक डिजिटल दहशतगर्दी में इस्तेमाल कर रहा है, उसका ब्लॉक हो। जी नदीम भाई, लगता है मुकाफात अमल है जो आपने कल किया आज वही काट रहे हैं।
जावेद भाई, जिस तरह से आप मेरे दोनों साथियों को लुकमे देते हैं, इनको अपने लफ्जों की कुमक देते हैं, आपको भी लुकमा दे रहा हूं, आपको भी लुकमा दे रहा हूं। मासूमियत पर बड़ी हंसी आती है। नहीं, आपको भी लुकमा दे रहा हूं सर। इंसान है, मतलब उनके तरकश में बहुत सारे तीर हैं जो आपकी सपोर्ट की उनको जरूरत पड़ेगी, आप उनके साथ मिल जाते हैं, आपको एंकर है, लेकिन आप बता दें नदीम कुरैशी कि आप ये बताएं कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या इमरान खान साहब ने अलान न्यूयॉर्क में ये कहा नहीं कि जी इनके एसी नहीं देंगे, इनको घर का खाना नहीं देंगे? क्या फरियाल तालपुर साहिबा को ईद की रात गिरफ्तार नहीं किया गया? तो क्या मरियम नवाज साहिबा अपने वालिद से मिलने गई थी तब उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या जो है वो बच्चों को मिलने की इजाजत थी? क्या घर का खाने की इजाजत थी? क्या इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर? अब मैं नहीं बोल रहा नहीं, मैंने कहा कि आप बता दें ना, इंसाफ से बता दें। क्या जो प्रोवोक किया जो खवातीन मेंबर थी कि इनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, ठीक है, इनके बच्चों से कोई शादियां नहीं करेगा, लोगों ने उनके घरों पे हमले किए, ये मतलब ये मैंने तो नहीं किया ना, ये तो आप बताएं कि इसको ये सही था कि दुरुस्त था? चलें, मेरा सवाल फिर उन्होंने कर दिया, आप करें, आप बोलें। अच्छा, मैं गुजारिश एक तो कर दूं, असहार बीबी जो है ना, ये ज़िया शाहिद मरहूम एक पाकिस्तान के सीनियर सहाफी थे, उन्होंने एक कॉलम भी लिखा था और उन्होंने अपनी किताब में भी उन्होंने आसिफ जरदारी साहब की जेल का जिक्र किया है। ये चूंकि हमारा प्रोग्राम छोटे बच्चे भी देखते हैं तो मैं उस कॉलम का मैंने सिर्फ हवाला दे दिया है, ये मेरी बहन आज फुर्सत में गूगल पे चले जाए, वो कॉलम जरूर पढ़े। ज़िया शाहिद साहब एक मुलाकात जेल में आसिफ जरदारी साहब से करके आए थे, उन्होंने जेल का आंखों देखा अहवाल लिखा अपने कॉलम में, इनको अंदाजा हो जाएगा कैसी जेलें काटी थी उन्होंने। दूसरी बात, ये आप राणा सिकंदर याद बड़े अच्छे नौजवान हैं, मुझे बड़ा मैं इनकी इज्जत करता हूँ, अच्छे बच्चे हैं, ये एक नया इजाफा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, जाती तौर पे शरीफ इंसान है, लेकिन जिस साइड पर खड़े हैं, जिस साइड पर ये खड़े हैं, इनकी मजबूरी है कि इन्होंने उस साइड को डिफेंड करने के लिए अपनी एक साफ सुथरी शख्सियत पर भी बहुत सारे एतराज़ात उठवाने हैं। अब आप भी जरा अपनी साइड पे ख्याल करें, आप भी अपनी साइड पे गौर करें, तवज्जो दें। 6, 7, 8 मुकदमात का इन्होंने हवाले दिए कि जी राना सना के साथ ये किया, फलां के साथ ये किया, फलां के साथ ये किया। भाई, क्या प्राइम मिनिस्टर को ये इख्तियार है कि वो FIR खुद दर्ज करे? क्या प्राइम मिनिस्टर किसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? तैयबा गुल को होस्टेज रख सकता है? दे सकता है? तो अभी जुर्रत करें ना, अभी आपकी गवर्नमेंट है। नहीं, हमने तो ऐसी हरकतें नहीं की ना, हमने तो ऐसी हरकतें नहीं की। तो नदीम भाई, मुझे ये तैयबा गुल को होस्टेज तो ये इमरान खान साहब का ही है। प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार है, राणा साहब ने सुने ना, राणा साहब ये वो अमेरिका में खड़े होके कहे कि मैं इनके AC उतारूंगा, मेरी जान एक लम्हा तो दे। प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार है कि वो जेल की वीडियोस लीक कराए? नदीम भाई मेरे बड़े मोहतरम है, मुझे इनसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ा कमाल का बोलते हैं, बट मैं ये भी इनसे सवाल करना चाहूंगा कि क्या ये अपने दिल पे हाथ रख के ये बता सकते हैं कि शायद खाकान अब्बासी से ज्यादती नहीं हुई? क्या ये इस प्रोग्राम में आए मेरे साथ बैठ के मैंने ये कहता हूं कि फिर एज पाकिस्तानी सोचे कि क्या नवाज शरीफ से 3 दफा इन्होंने ज्यादती नहीं की? ये बताएं कि साकिब निसार इनके साथ नहीं मिला हुआ था, ये बताएं कि वो 3 जजेस कौन थे जिनका जावेद हाशमी ने जिक्र किया, ये बताना पसंद करेंगे कि मतियुल्लाह जान को किसने उठाया था, ये बताना पसंद करेंगे कि ये पार्लियामेंट जिसकी आज ये बात करते हैं उसे इस्तीफे दे के बाहर कौन गया था, ये बताना पसंद करेंगे कि सकूते ढाका जो इस मुल्क के बदनुमा दाग है उसकी मिसालें देते हैं आज ये, और ये समझते हैं कि ये मोहब्बे वतन पार्टी के साथ खड़े हैं। हमने बहुत गुनाह किए हैं, बतौर पाकिस्तानी मैं ये एडमिट कर रहा हूँ, बट हमें अपने आर्म्ड फोर्सेस के बारे में ये सोचना होगा कि अगर वो आज अफगानिस्तान के बॉर्डर से हट जाए ना तो ना ये अमन से रह सकेंगे ना मैं रह सकूंगा। अगर बलोचिस्तान में हालात वो कंट्रोल ना कर रहे हो तो शायद आज हमारे पास इन लॉ जैसे मुझे मैं यहाँ ब्रेक लेता हूँ सर, आपस में गुफ्तगू ना करें, मुझे ब्रेक नहीं कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और बड़ी ख़बर आई है तहरीक इंसाफ की तरफ से ही कि तहरीक इंसाफ ने अब जो है वो 8 फरवरी के इलेक्शन का एहतजाज नहीं करना और ना ही जो है वो किसी केस के फैसले का इंतज़ार करना है, बल्कि ज़राए से ये खबर आ रही है कि उन्होंने अब कैंपेन शुरू करनी है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की रिहाई की। और वो रिहाई किस तरह मुमकिन होगी और
और सुनने में ये आ रहा है कि मौलाना फजल रहमान भी उनके साथ नहीं खड़े और वो ख़ुद ही अब एक नई तहरीक का, पहले भी कभी आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तहरीक शुरू हुई, कभी फिर कोई और तहरीक शुरू हुई, अब जो है वो कैंपेन शुरू हो रही है। ज़रा ये बता रहे हैं कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए, अब ये रिहाई कैसे मुमकिन होगी? मैम सहर आप बताएं ना कि रिहाई मुमकिन है कि बगैर किसी फैसला के या शॉर्टली जो है? अगर ये समझ रहे हैं कि एक दफ़ा और लोगों को प्रोवोक करेंगे तो मेरे ख्याल में लोगों ने देख लिया है कि ये खुद तो भाग जाते हैं, छुप जाते हैं और लोगों को जो है ना लोगों को फेस करना पड़ता है। बात का जवाब है, किसी ने कहा है, खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। बात ये है कि उनका मकसद ये है कि किसी किस्म का क्योस इंतशार हो। अब पहले इन्होंने सोचा था कि जी हम एक कैंपेन चलाएंगे महंगाई के खिलाफ, फिर एक कैंपेन चलाएंगे जी इलेक्शन रिगिंग के खिलाफ, फिर एक कैंपेन चलाएंगे फॉर्म 45, 47 के खिलाफ, जितने भी इन्होंने इश्यूज उठाए हुए हैं। लेकिन उनको पता चला कि इनके जो एक रवैया है ना इंतशार वाला, उस पर कोई और सियासी जमात साथ नहीं बैठ रही। यानी सियासी जमातें अपने इश्यूज पे तो आगे आती हैं, इंतशार पसंदी और इश्तियाल अंगेजी पे नहीं आती। तो बस उन्हें पता लग गया कि हम तना है, तब उन्होंने कहा कि अब लोगों के जज्बात से दोबारा खेलें। अब उनको बोले कि हम बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई, देखिए रिहाई ज़रूर हो, अदालतों से होगी, सड़कों से नहीं होगी। किसी की रिहाई सड़कों से नहीं होती, अदालतों से होती है। अदालतों में जाएं, अदालतों ने रिलीफ पहुंचाया, अदालतों ने ये भी कहा कि जी आप दूसरा वकील चाहते हैं, वो वकील भी जाके आपसे मिले, उसके मामले भी जाके मिले, उनको हर चीज़ का मौका मिल रहा है। और मैं नहीं समझती कि और कोई और तरीक़ेकार है, ये इस तरीके से रिहाई नहीं होती। तो नदीम भाई, कोई मुज़ाकरात की बात करें, कोई बैठने की बात करें, क्यों नहीं बैठते सियासी जमातों के साथ आप? अच्छा बलोच साहब, मैं भी पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ। मैंने जिंदगी में ये पहला एरा देखा है, 2-2.5 साल का जो दौर में देख रहा हूँ। पहले प्रोग्राम हुआ करते थे, सहाफी कलम निगारी किया करते थे, शायर शायरी किया करते थे, हुकूमतों की पॉलिसियां बनवाने के लिए हुकूमतों से जवाब तलब किया करते थे। ये पहला दौर में देख रहा हूँ कि अपोजिशन की एक ऐसी पार्टी जिसकी सारी लीडरशिप जेल में है और जिसमें कुछ जैसे मजलूम लोग शामिल हैं, आपके प्रोग्रामों का मरकज वो जमात है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पूरा सिस्टम एक ऐसे शख्स के खौफ पे मुब्तला है। सर, क्या मैं इस मुल्क का शहरी नहीं हूँ? नदीम भाई, क्या मेरे राइट्स नहीं है? मेरा जो है वो मेरा मुल्क नहीं है पाकिस्तान, मैं इस पाकिस्तान की बात नहीं कर सकता। मेरे 20 सेकंड के जवाब पर आप लंगोट कस के मैदान में आ जाते हैं। अच्छा, ये मेरी बहन को भी और राना सिकंदर साहब को भी आप ऐसे सुनते हैं जैसे आप राना सिकंदर साहब बात करें। चलें बात करें। मुझे बड़ी हैरानी होती है। मैं तो अपनी सफाई दे रहा हूँ सर, मैं तो अपनी सफाई दे रहा हूँ। मैं आपको गुजारिश करता हूँ, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए ये पैगाम देना चाहता हूँ आपको। मेरा टाइम भी नदीम भाई को दे दें जी, मेरा भी। चलें सर, डन हो गया। हुजूर, मैं तो आपका ताबेदार हूँ राणा साहब। देखिए, मैं राणा साहब एक गुजारिश करता हूँ आपसे, बड़ी बातें करना बड़ा सारे के लिए मुझसे ही हैं, लेकिन बड़ी बातें कानों को सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, जब प्रैक्टिकली अमल करना पड़ता है ना तो बड़ा मुश्किल होता है। आपने बहुत सारे केसेस का जिक्र किया, मैं खुद बड़ा ख्वाहिशमंद हूं। मैं एक याद करा दूं सर नदीम भाई, मैं आपको एक याद करा दूं कि आपने मरियम नवाज साहब के खिलाफ तरीके में इत्मीनान का ऐलान किया था, फैसला किया था, वो क्या हुआ? राना साहब, आप बताएं सर कि मुज़ाकरात जो है वो वाहिद शर्त है आगे बात चलने की, जब तहरीक इंसाफ या कोई सियासी जमात जो है वो आपस में मिल बैठ के ख़त्म हो गया। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।